वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूँ आरिफा नूर। नाजरीन, आज भी ईद के मौके का मौका है और उसी हवाले से हमने आपके लिए एक सियासत से हट के शो जो है उसको तरतीब दिया है। गुज़िश्ता रोज़ भी हमने बात की थी सहाफ़त के हवाले से, मीडिया के हवाले से, बट अब हमारा फोकस जो था वो रहा कि कितनी पोलराइज्ड एक एनवायरनमेंट है, उसके अंदर ख़वातीन सहाफ़ियों का काम करना कितना आसान या मुश्किल होता है। तो सोचा कि इसी कि वो एक सीरीज़ के हवाले से अगर हम इसी मौजू पे गुफ्तगू को जारी रखें, मगर हम ज़रा अब इसको एक थोड़ा सा जिसको कहते हैं ना तारीख़ी पस मंज़र है उस हवाले से देखें। तो हमने आज जो अपने दो मेहमान बुलाए हैं उनका एक बहुत तवील अरसे से ताल्लुक़ है, प्रिंट मीडिया से रहा है। उन्होंने बहुत अरसा प्रिंट मीडिया में काम किया, फिर जैसे जैसे टेलीविज़न पाकिस्तान में आया तो दोनों ने प्रिंट मीडिया से जो है शिफ्ट किया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से। तवील अरसे तक दोनों ने बिहाइंड द सीन्स न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस चलाई हैं, चाहे उनका ताल्लुक़ जब प्रिंट से था या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से था। और इसी हवाले से बहुत वसी तजुर्बा है उनका। जो मसाइल होते हैं न्यूज़ गैदरिंग के, प्रोडक्शन के, रियासत की तरफ से दबाव है और एक्टर्स की तरफ से दबाव है, आज़ादी इजहार के जो मसाइल हैं वो पहले क्या रहे, अब क्या हैं, क्या सचमुच अब दबाव जो है वो बढ़ रहा है मीडिया आउटलेट्स पे, कमर्शियल प्रेशर कितना होता है, टेलीविज़न ने क्या फ़र्क डाला है, एडिटोरियल पॉलिसी में कितनी तब्दीली आई है। एक ज़माने में बहुत ज़िक्र होता था एडिटर्स का, क्या सचमुच जो टेलीविज़न न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनमें अब कोई एडिटर का कॉन्सेप्ट नहीं रहा, पहले क्या ये मुख्तलिफ होता था। और ये जो पोलराइज्ड एनवायरनमेंट है इसका पहले भी हमने ज़िक्र किया, इसमें न्यूज़ गैदरिंग और जो न्यूज़ रिपोर्टिंग है उसको हैंडल करना, उसको मैनेज करना कितना आसान या मुश्किल है। और जो अब नई तब्दीली आ रही है, अगर हमने सोचा कि टेलीविज़न जो है वो एक सॉफ्ट रेवोल्यूशन था हमारी जर्नलिज़म की इंडस्ट्री में, तो जो डिजिटल मीडिया स्पेस है इससे कितना फ़र्क पड़ेगा, क्या ये भी हम कह सकते हैं कि एक और रेवोल्यूशन होगी। इन सारे मौजू पे बात करने के लिए आज हमारे पास दो बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं। हमारे साथ मौजूद है फ़ाहद हुसैन साहब, एंकर पर्सन हैं, डॉन न्यूज़ में शो करते हैं, बहुत सीनियर एडिटोरियल पोजीशंस इन्होंने होल्ड की हैं अखबारों के अंदर, न्यूज़ चैनल्स में। रिसेंटली टिल वेरी रिसेंटली ही वाज द रेजिडेंट एडिटर डॉन न्यूज़पेपर इस्लामाबाद। और हमारे साथ मौजूद हैं राना जवाद साहब, ये भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, जियो जो है चैनल, न्यूज़ चैनल, उसके ये डायरेक्टर न्यूज़ हैं। इन दोनों से हम बात करेंगे बट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं फ़ाहद हुसैन साहब, राना जवाद साहब, और हम उनसे बात करेंगे जो मीडिया एनवायरनमेंट है और कितनी तब्दीली उसमें आई है प्रिंट से टेलीविज़न, और अब जो फ्यूचर भी, मुस्तकबिल भी हमें नज़र आ रहा है। जी फ़ाहद साहब, ऑब्वियसली you've seen the entire journey, आपने प्रिंट भी देखा, टेलीविज़न भी देखा, एंड नाउ you're exploring डिजिटल। कितना फ़र्क पड़ा ओवर द इयर्स, स्पेशली जो आपने प्रिंट से टेलीविजन का सफर तय किया? एक तो आपने और मुझे और राना जवाद साहब को इतना सीनियर बना दिया है। मुझे लग रहा है कि मैं बड़ी यंग हूं ना, ज़ईफ लोग हैं। मैं कोशिश कर रही हूँ ना कि मैं असल में बहुत यंग हूँ, मुझे क्या पता इन दोनों ने क्या कुछ देखा है। और हमने दोनों ने आरिफा के साथ ही शुरू किया हुआ है। यार क्या करें आप, तो हम दरमियान में अभी सीनियर साफी नहीं हुए। नहीं, क्या मतलब कि आप चाह रहे हैं कि रिश्ते विश्ते आ जाए, कितना आप जोर डालेंगे दोनों थोड़ा अपनी कहना उम्र के जरूरी ऊपर। होता है, लेकिन शक्ल से भी जो है वो कम से कम राणा साहब तो स्टिल बड़े जवान लग रहे हैं। नहीं, फहद को तो मैंने अभी देखा है, पता नहीं आपने इतना पुराना बना दिया, कितने साल एक्सपीरियंस, और डिजिटल में तो अभी आ रहे हैं वो। नहीं इनको कदम रख रहे हैं, फूंक के कदम रख रहे हैं, बट वो देखे ना, ही इज रेडी फॉर द बट फ्यूचर। इट वुड बी लवली टू हियर व्हाट ही थिंक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन जर्नलिज्म। नहीं, बोथ ऑफ यू। देखिए मेरे ख्याल में अल्फा ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो एक तो नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन होती है, होनी थी, प्रिंट से और टेलीविजन और फिर डिजिटल। चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। लेकिन उसके साथ ये भी हुआ है कि जो ये कहते, हमेशा से लोग कहते आ रहे थे कि जब एक चेंज होगा तो जो पिछला वाला है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, वो ऐसा नहीं हुआ। चेंज, उसका जो नेचर चेंज हुआ है, लेकिन बिल्कुल प्लेटफॉर्म खत्म नहीं हुआ। अब इस वक्त जो है वो प्रिंट, सबसे पहले तो आगे जी प्रिंट का अखबार फारिग है,
اخبار فارغ اس طریقے سے نہیں ہوئے کیونکہ جب ڈیجیٹل آیا تو وہ جو ریٹن ورڈ ہے اس کو ایٹرنل لائف مل گئی اور ایکسٹرنل ریچ مل گئی جو کہ پہلے نہیں مل رہی تھی. تو میرے خیال میں پرنٹ کا بھی بڑا زبردست فیوچر ہے اگر آپ کو لکھنا آتا ہے. وہ میٹر نہیں کرتا کہ آپ وہ کاغذ پہ لکھ رہے ہیں یا وہ آپ اپنی ویب سائٹ پہ لکھ رہے ہیں, اگر آپ لکھ رہے ہیں تو آپ کا بہت زیادہ فیوچر ہے. بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ ٹیلی ویژن سے زیادہ ہے. ٹیلی ویژن سے زیادہ اس لیے ہے کیونکہ پرنٹ میں آپ کو جو جغرافیکل حدود ہوتی ہیں جو ٹیلی ویژن کی ہیں وہ اب پرنٹ میں نہیں ہیں. یعنی ہم جو یہ بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں یہ صرف پاکستان میں نظر آ رہا ہے, ٹھیک ہے لائیو سٹریمنگ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں, لیکن اس طریقے سے اس کا جو کور ویور ہے وہ پاکستان میں ہی ہے. اور ٹیریسٹریل جو چینلز ہیں یا جو کیبل چینلز ہیں, انلیس آپ کی ڈسٹریبیوشن اتنی اچھی ہے جو کہ بڑا مہنگا پروپوزیشن ہے. لیکن پرنٹ میں ڈیجیٹل ریچ سے ریٹن ورڈ کا ریچ اور ویلیو اور امپیکٹ بہت زیادہ ہو گیا. لیکن الٹیمیٹلی جہاں پہ ڈیجیٹل آ رہا ہے میرے خیال میں وہ یہ کر رہا ہے کہ وہ تمام طور جو پہلے کے پلیٹ فارم سے ان سب کی چیزوں کو جمع کر کے ایک جگہ پہ لا رہا ہے. اور اس سے ابھی ہم بات کریں گے کہ اس میں چیلنجز کیا ہیں, لیکن میرے خیال میں یہ جو ایک ڈرفٹ ہے آپ کا جو ٹرینڈ ہے وہ بالکل کلیئر ہے, یہ واپس نہیں جائے گا. یعنی اگر کوئی جو پرانے زمانے میں جس طریقے سے اخبارات کام کر رہے تھے اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ جی وہ بھلے وقت واپس آ جائیں گے تو وہ نہیں آئیں گے. یا اگر ٹیلی ویژن میں کوئی سوچ رہا ہے کہ یہ ٹاک شوز اور یہ بلیٹنز اسی طرح چلتے رہیں گے تو وہ بھلا وقت گزر چکا ہے. بلکہ اگر آپ مجھے آگے کہیں گی تو میں آپ کو یہی بتا دوں گا کہ پیک کون سا تھا, کون سا سال تھا. تو میرے خیال میں یہ ایک ون وے چینج ہے. رانا صاحب آپ اگری کریں گے؟ بالکل میں ایگری کر رہا ہوں, ویری نائسلی پٹ بائی فہد. اور ان کا چونکہ تینوں فیلڈ میں انہوں نے دیکھا ہے, ایکسپلور کیا ہے. دیکھیں جو لانگ فارم جرنلزم ہے نا, چاہے وہ ڈیجیٹل ہے یا پرنٹ ہے, اس کی ٹرانسفارمیشن انٹرنیشنلی تو ہم نے دیکھی ہے. آج بھی سب سے زیادہ سبسکرپشن ورلڈ میں آپ کو واشنگٹن پوسٹ اور نیو یارک ٹائمز کی ملتی ہیں جو کہ ڈیجیٹل پہ ہیں. میں خود بھی ایک سبسکرائبر ہوں, آپ بھی ہوں گی. اسی طرح برٹش میڈیا جو کہ بڑا پوٹنٹ میڈیا ہے. پاکستان کے اندر یہ ٹرانسفارمیشن ابھی ایسی ہوئی نہیں ہے فار ملٹیپل ریزنس. ایک تو ہمارے ہاں میڈیا کی جو ایک ہسٹری ہے وہ پنکچر ہو گئی ہے ان ریسنٹ پاسٹ, ان ریسنٹ ڈیکیڈس. بنیادی طور پہ جب پاکستان میں ہمیشہ سے آپ کو پتہ ہے ایوب خان کے دور میں ایک اٹیمپٹ ہوئی, اس کے بعد کنسولیڈیٹ کیا گیا حکومت کے کنٹرول کو, پھر پریس کی اور میڈیا فریڈم کی اور ریاست کے اندر اور حکومت کے ساتھ ایک جنگ شروع ہوتی ہے, وہ چلتی ہے لمبے عرصے تک. پھر ایک سٹیج پہ آ کے جب ایک ڈکٹیٹر آتا ہے تو وہ یہ دیکھتا ہے, مجھے یاد ہے میں انڈیا میں جولائی 2001 کی بات ہے یہ, آئی واز دیئر کورنگ آگرہ سمٹ. تو وہاں پہ اس وقت کے ڈکٹیٹر جنرل مشرف نے بریک فاسٹ ود ایڈیٹر کوئی پروگرام تھا, اس کی جو ریچ انہوں نے دیکھی نا تو ہی گاٹ ڈیزلٹ. اس نے کہا یار میں پاکستان میں اتنا اچھا کام کروں, بولتا ہوں جیسے ڈکٹیٹر سمجھتے ہیں, تو مجھے تو کوئی نہیں ملتا. اور یہاں پہ میں نے ایک بریک فاسٹ میں ایک بولا ہے تو پورے انڈیا پوری دنیا میں چلا گیا, تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو ان کو بتایا گیا کہ وہاں پہ پی ٹی وی ہے پاکستان میں, یہاں پہ پرائیویٹ ٹی وی ہے, تو انہوں نے آ کے پرائیویٹ ٹی وی کھول دیا. اب وہاں سے ایک پاکستان کے اندر میڈیا کنٹرول یا میڈیا فریڈم کے اندر ایک کشمکش شروع ہوتی ہے. تو پاکستان میں جو ٹرانزیشن ہوتی ہے پرنٹ میڈیا سے الیکٹرانک میڈیا, ویورشپ کیپچر زیادہ ہو جاتی ہے, پرنٹ میڈیا لانگ فارم جو ہے وہ نیچے چلا جاتا ہے, اور ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ جرنلسٹ بنے اور اینکر بنے اور ٹی وی کے اوپر آئے. تو یہ اس ریس کے اندر نا بہت ساری جو ہے نا میڈیا کی جو شکل ہے نا وہ بگڑ گئی پاکستان میں. جو تصور ہے کہ وائی آر وی جرنلسٹ, ایتھکس, کوڈ آف کنڈکٹ یا جو پرانے آئی تھنک شاید ہمارے ڈوز اینڈ ڈونٹس تھے وہ سب گم گئے ہیں. پرانے کو بھی جرنلزم, what is who is a journalist, what is a journalist supposed to do, اور جرنلزم ہوتا کیا؟ to play devil's advocate, یہی تو اب سوال ہے فہد صاحب آپ سے بھی. اور نہیں بٹ to play devil's advocate, ویسے آپ کو پتہ ہے کہ میرے آپ سے بالکل خیالات اس پہ ملتے ہیں. to play devil's advocate the issue is, یا جو سوال اب لوگ اٹھاتے ہیں وہ کہتے ہیں ضرورت کیا ہے. کیونکہ پہلے تو دیکھیں نا جو صحافی کا ایک کام تھا کہ ہم انفارمیشن آگے پہنچاتے تھے, we were the means. وہ مینز تو اب اتنے ڈیموکریٹائز ہو گئے, ڈائیورسفائی ہو گیا. آپ ایک ٹویٹ کریں, کوئی ایک عام انسان جو ہے وہ ایک ٹویٹ کرے کوئی واقعہ دیکھ کے, آپ اسامہ بن لادن کی ریٹ دیکھ لیں, جس نے سب سے پہلے خبر دی وہ وہاں کا ایک عام شہری تھا. تو آئی تھنک اب یہ بھی مسئلہ ہے کہ جرنلزم کی بنیاد لیجیٹیمیسی اور کریڈیبلٹی پہ ہے. جو مرضی آپ کہہ لیں,
जब तक ये दो चीज़ें कंबाइन नहीं होंगी, एक लेजिटिमेसी ऑफ द प्लेटफॉर्म जहाँ से आप सुन रहे हैं और एक उसकी क्रेडिबिलिटी उसके साथ अटैच होती है। मुझे याद है हमने वो देखा उसामा बिन लादेन की रेड का, वो फायर उठता हुआ, वो हमें सोशल मीडिया से मिला या इंफॉर्मेशन आई, लेकिन उसको हम ट्रस्ट नहीं करते। आज भी फहद, मैं, आप एक ट्वीट पढ़ते हैं तो हम कोशिश करते हैं टाइम लाइन पर जाके देखें कि ये फेक अकाउंट तो नहीं है। ऐसे ही होता है ना फहद? या वो ब्लू टिक मार्क देखते हैं, फिर ये देखते हैं किसी ने फोटोशॉप तो नहीं किया। तो इसलिए जर्नलिज्म इज नॉट रिप्लेस, जर्नलिज्म इन पाकिस्तान हैज़ बीन, क्या कहना चाहिए उसको, पोल्यूटेड। दैट इज अ आप भी ट्रेजेडी। इत्तेफाक करेंगे? देखिए, मैं थोड़ा सा अगेन मैं चाहूंगा कि मैं इत्तेफाक करूं, आइडियली स्पीकिंग, क्योंकि अगर मैं इत्तेफाक नहीं करूंगा तो मैं जो है वो अपने पेशे के ऊपर जो है वो कुल्हाड़ी चला रहा हूं। लेकिन थोड़ा सा डेविल्स एडवोकेट मुझे भी प्ले करनी दीजिए। मेरे ख्याल में जो एक फ्लो ऑफ हिस्ट्री है जर्नलिज्म और जो है वो उसकी रॉन्ग साइड पर है। मुझे अगर आज को ये पूछे कि जर्नलिज्म का फ्यूचर क्या है, तो मेरा जवाब होगा आई डोंट नो। और ये सिर्फ मेरी बात नहीं है, इस टाइम जो मेच्योर्ड मीडिया मार्केट्स हैं वहाँ पे डिबेट हो रही है। और वो डिबेट क्यों हो रही है? प्राइमरीली दो रीजंस हैं। पहली चीज़ कि आपका जो आपका व्यूअर है, जो आपका रीडर है, जो आपका कंज्यूमर है, वो आपसे हट रहा है, क्योंकि उसके पास, जिस तरह आपने कहा कि दीगर प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है जो राणा जवाद साहब बात कर रहे हैं कि क्रेडिबिलिटी इज इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट वो क्रेडिबिलिटी ही फाइनल सेविंग ग्रेस है इस टाइम मीडिया की। अगर वो भी गई तो सब कुछ गया। दूसरा, जो ट्रेडिशनल मीडिया का जो एक कमर्शियल रेवेन्यू मॉडल है वो फ्रैगमेंट कर रहा है, वो टूट रहा है, और उसकी रिप्लेसमेंट जो है वो अभी तक हमें क्लियर नजर नहीं आ रही, स्ट्रगल हो रहा है। तो मेरे ख्याल में जो ये एक सैलाब आ रहा है डिजिटल मीडिया का, जैसे डेमोक्रेटाइजेशन हो रही है, उसकी प्लस साइड ये है कि हर शख्स अब सहाफ़ी है, इन द सेंस कि वो कंज्यूमर भी है और प्रोड्यूसर भी है कंटेंट का, अपनी मर्जी का। दूसरी चीज ये कि वो जो है वो मीडिया का जो हमारा गेटकीपर का रोल है उसको वो बाईपास कर रहा है। और अगर वो कहता है कि मैं आपको नहीं मानता और नहीं चाहता, तो उसके पास ऑप्शन है कि वो ना करे, तो वो हमारे सर के ऊपर से छलांग लगा के जा रहा है। अब हमें ये बुरा लग रहा है, लगना भी चाहिए, और हम ये भी कह रहे हैं देखो यार तुम हमारे ऊपर से छलांग मार के जाओगे तो तुम्हें नहीं पता कि सच और झूठ क्या है। वो कहेगा ठीक है, खैर है, कोई मुझे क्या फर्क, मेरी से तो क्या फर्क पड़ता है, मेरे लिए तो सच वो है जो मुझे अच्छा लगे, जो हमें नजर आ रहा है हमारी पोस्ट ट्रूथ पॉलिटिक्स में, चाहे वो अमेरिका में हो चाहे वो पाकिस्तान में हो। तो मेरे ख्याल में जर्नलिज्म चेंज हो रहा है मुकम्मल तौर पर, और ये इस टाइम एक तूफान आ रहा है चेंज का। हम उस टाइम उस तूफान में हमने एक छत ढूंढी हुई, हम छुपे हुए हैं। जब वो तूफान थमेगा चेंज का, जब हम बाहर निकलेंगे, तो हमें नहीं पता कि सामने हमें क्या होगा। बिल्कुल सही जी। नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, वील बी राइट बैक। वेलकम बैक नाजरीन। हम गुफ्तगू करें फहद हुसैन साहब से, राना जवाद साहब से, और हम बात कर रहे हैं सहाफ़त के हवाले से, मीडिया के हवाले से, और जो ये तेज़ी से तब्दील हो रहा है पाकिस्तान में भी और दुनिया भर में भी। अब राना साहब, आप क्योंकि बार बार मैं अब टेक्निकल, ये जो हमने बात की ऑब्वियसली एक एथिकल साइड है, बट देयर इज़ ऑल्सो अ टेक्निकल साइड टू इट। आप क्योंकि बार बार आपने लॉन्ग फॉर्म का जिक्र किया, तो उसमें जो वन थिंग दैट वी नीड टू एड्रेस आई थिंक इज़ कि ये जो अब हमारे हाथ में फ़ोन आ गया है और इसके ऊपर हम देखते हैं, चाहे वो ख़बर है या प्रोग्राम है, टेक्निकली हाउ मच इज़ इट गोइंग टू चेंज? क्योंकि लॉन्ग फॉर्म की बात तो होती है, बट देखिए अब तो हम लोगों ने शोज़ भी देखने बंद कर दिए ना। अब हम देखते हैं वो 2.5 मिनट का क्लिप जिसमें कोई एक बात होती है, चाहे वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। इवन 15 मिनट्स इज़ टू मच ऑफ अ कमिटमेंट। लॉन्ग फॉर्म जर्नलिज्म तो अब का भी एक इशू है, बट वो भी अगर है या अच्छी है या बुरी है, पढ़ हम फोन के ऊपर रहे हैं। लंबा भी जो पीस है ना, ये टेक्निकली कितनी तब्दीलियां आएंगी? टेलीविजन हो चाहे लॉन्ग, आप उसको रिटन वर्ड कह लें, फहद साहब भी जो बात कर रहे हैं कि हाउ मच इज इट गोइंग टू चेंज टेक्निकली बिकॉज ऑफ व्हाट वी आर वाचिंग और रीडिंग ऑन। नो, वी आर स्पीकिंग लाइक ओल्ड पीपल रियली। अब वो जो है ना कि हम सुबह नाश्ता, क्या करें ना, मैं बूढ़ी हूं, सुबह कॉफी का कप है, हमारे हाथ में अखबार हो, हम उसको पढ़ें, फिर अनेक भी लगा लें, फिर एडिटोरियल भी पढ़ें, फिर उसके बाद 1 घंटा वो पूरा स्कैन करें। देखें, लाइफ हैज़ चेंज ओवरऑल। दुनिया के अंदर टेक्नोलॉजी ने इतनी प्रोग्रेस कर ली है, ये कोई बुरी बात नहीं है। मेरे पास जो है वाशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, मैं इसी में देखूंगा, मैं उनके ऑथर, उनके राइटर्स, उनके कॉलम्स, उनकी खबरें इसी में पढ़ूंगा। बट एक्चुअली आई एम रीडिंग न्यूयॉर्क टाइम्स, आई एम रीडिंग वाशिंगटन पोस्ट, मैं द न्यूज़ इसमें देखता हूँ, मैं डॉन इसमें देखता हूँ,
मैं ये तो पढ़ आप रहा हूँ। पढ़ने की बात करें ना, बट सो यू बेसिकली देखिए, सेइंग कि अब मुझे एक बात आप चाहे बताएं। लंबा पीस है वो भी आप पढ़ेंगे, मैं आरिफा, भी पढ़ती हूँ, एक- बट मेरे कहने का मकसद है कि क्या जो टेलीविजन प्रोग्राम है जो 40 मिनट का हम देखा करते थे किसी जमाने में, उसके वो हमारी हैबिट तब्दील हुई देखिए, है। एक पहली बात सुने कि जर्नलिज्म के अंदर जो मेरी बुनियाद है, इनकी बुनियाद है, आपकी बुनियाद है, हम किस चीज़ से स्ट्रेंथ ड्रॉ करते हैं? हम लोगों की इस एपिटाइट से जो उनके लिए न्यूज़ के लिए, हंगर फॉर न्यूज़। अभी आके आदमी कोई आए और हेलो करके चला जाए तो हम याद भी नहीं रहेगा, और अगर वो कोई ख़बर हमें बता के जाए कि बाहर कुछ हो गया है तो हम मुसलसल उस पर गौर करेंगे। हंगर फॉर न्यूज़ इस बुनियाद जिसके ऊपर हम तीनों खड़े हैं, हमारा मीडिया खड़ा है, वो कहीं नहीं गई, वो अभी तक है। जो आप प्रोग्रामिंग की बात कर रहे हैं वो व्यूज़ की बात आ जाती है। व्यूज़ जो है ना हमारे, चूँकि हमारी सोसाइटी के अंदर इतनी पोलराइजेशन है, इतनी खौफनाक, हमने अंधी मोहब्बत और अंधी नफ़रत के उसमें डूबे हुए हैं, ताकत में, उस पावर स्ट्रगल के अंदर बेसिकली, कि वो हमने वहाँ पे लूज़ कर दिया अपने आप को। वो है व्यूज़। न्यूज़ आज भी आपकी कायम है, न्यूज़ आज भी आपको 9 बजे के बुलेटिन पे आई बॉल्स आते हैं, आप ट्रैफिक देखते हैं डॉन के एडिटोरियल पे, फ़ाद हुसैन के आर्टिकल को कितने लोग पढ़ते हैं आज भी देख लें, ये तादाद उससे कहीं ज़्यादा है जो प्रिंट में छपता होगा डॉन टोटल। तो द हंगर फॉर न्यूज़ इज़ देयर। जो आप प्रोग्रामिंग की बात करती हैं उसमें मैं आई कंसीड कि उसमें हमने व्यूज़ को इतना ज़्यादा पोलराइज कर दिया है कि लोगों को एक तरह से उलझन होनी शुरू हो गई है। वही 40-50 लोग हम बिठा देते हैं, उन्हीं 40-50 लोगों को एक इंडिविजुअल डोमिनेट कर रहा होता है अपने पॉलिटिकल थॉट पे, किसी दूसरे टीवी पे जाके उसकी पॉलिटिकल थॉट को डोमिनेट कर रहा होता है। तो दैट इज़ अ प्रॉब्लम। वहाँ से आके जो इन्फ्लुएंस पेडलिंग है वो उसके अंदर हमें ये इश्यूज आ रहे हैं जिनको आप पॉइंट आउट कर रही हैं। बट एज फार एज न्यूज़ इज़ कंसर्न, मैं समझता हूँ चाहे वो आप जियो डिजिटल पे देखें या जियो को वैसे देखें, या आप डॉन को, फात को इस पे पढ़ें अपना मोबाइल एप्लीकेशन में, या अखबार लेके पढ़ें। आई थिंक मैं नहीं समझता, मैं ऑनेस्टली मैं आपको एक शायद कमर्शियल मॉडल में कोई फ़र्क हो। आपके प्रोग्राम पे अगर आप इजाज़त दें तो मैं कन्फेशन करना चाहता हूँ। जी जी जरूर। कन्फेशन ये है कि देखिए हमें तकरीबन स्कैंडलस होनी चाहिए। नहीं, वो ये है कि पहली बार देखिए ना हर बात स्कैंडलस है। हमें कर दे, बता दें कितना अरसा हो गया या ना बताएं? नहीं बताना चाहिए। 3 दिहाइयाँ तो हो गई है ना, 3 दिहाइयाँ हमें हो गई हैं। 3 दिहाइयों के बाद, और उसमें पहले जब जर्नलिज्म में शुरू किया तो होता था कि जी आपको कॉम्प्लीमेंट्री अखबार मिल रहा है, बैठ के पढ़ते हैं, अखबार के बगैर आपका दिन शुरू नहीं होता। 3 दिहाइयों के बाद मैंने कॉन्शियस डिसीजन किया है, आज से चंद हफ्ते पहले मैंने अखबार बंद कर दिया। अच्छा, पहली बार You're reading 30 सालों में मैंने अखबार घर में बंद कर दिए हैं। पढ़ना तो नहीं छोड़ा ना। अब मैं आया हूँ डिजिटल पे, मुझे सख्ती हो रही है क्योंकि आदत नहीं है। अब मैं इसको दवाई की तरह कर रहा हूं, मैं कर नहीं, मैंने अपने आप को आदत डालनी है। अब ये रोज मैं सोचता नहीं आज मैं अखबार वापस लगवा लूं, अब क्योंकि मैंने ऑन एयर आपके प्रोग्राम में कह दिया है तो अब मैं वापस लगवा, मैंने अपनी रास्ता बंद कर दिया है क्योंकि मैं किस मुंह से वापस अब आप फिक्र ना करें, हम आपके घर आके हॉकर से नहीं पूछेंगे। व्हाट आर यू मिसिंग इन दैट? क्या मिस क्या कर रहे हो? वो टच देखिए ना, 2-3 चीजें जो मैंने अब डिस्कवर की। बिल्कुल पहले तो होता था ना कि कुछ अखबार भी पढ़ा है तो आपने ये भी देख लिया, अब वो हो गए बंद। सुबह जब मैं आके बैठता हूं तो सामने वो चीज नहीं है, अब मैं फोन खोलता हूं। पहली चीज तो ये हुई है कि वो आप, मुझे अब लगा है कि ये, क्योंकि अब इंक्रीजिंगली लोग यही कर रहे हैं कि आपकी या मेरी जो है जो सिलेक्शन ऑफ मैंने क्या पढ़ना है वो चेंज हो गया। हाँ, अखबार में सब कुछ आपकी आंखों के सामने आता है ना जब पेज पलटते हैं, इसमें आप सिर्फ वो क्लिक करते हैं जो आपको है। तो मेरी स्पीड तेज हो गई है, मैं बहुत सारी चीजें जो मैं अखबार में जबरदस्ती पढ़ता था कि आंखों के सामने, वो मैंने पढ़नी छोड़ दी हैं और मैं कम वक्त में ज्यादा पढ़ रहा हूं। ये क्यों इंपॉर्टेंट है असल में? क्योंकि देखिए इंक्रीजिंगली लोग अब आ रहे हैं डिजिटल पे, तो जो हमारी प्रोडक्शन हो रही है ऑफ, मैं तो अखबार की एग्जांपल दे रहा हूं लेकिन यही अप्लाई करता है टेलीविजन पे भी, कि व्यूअर की टेस्ट और लाइक्स और डिसलाइक्स कंजम्पशन ऑफ मीडिया के इवन पाकिस्तान में चेंज हो रहे हैं, लेकिन हम लोग जो बना रहे हैं उस कंटेंट को वो उतनी तेजी से चेंज नहीं हो रहा। और मैंने अब ये खुद डिस्कवर किया है कि मैं प्रोड्यूस भी करता हूं, लेकिन मैं जब उसको कंज्यूम करने बैठा हूं ऑन अ डिफरेंट प्लेटफॉर्म, तो मेरी वो रिक्वायरमेंट जो मैं पहले बना रहा था, मुझे लगा यार वो रिक्वायरमेंट ठीक नहीं है। ये चेंज हम नहीं पकड़ पा रहे। ये बिल्कुल ठीक है। और ये दिस इज व्हाट आई मीन, बिकॉज देखिए जो आप बात कर रहे थे ना कि आप जब भी हम जिस चीज़ को हम एज जर्नलिस्ट न्यूज़ कहते हैं, वो ये होता है कि हम अभी भी, हमारी आदत ये है कि हम जाते हैं गार्डियन के होम पेज पे, हम जाते हैं न्यूयॉर्क टाइम्स के होम पेज पे, फिर हम उसको पढ़ते हैं।
پر جو ایک ایوریج آرڈنری ریڈر ہے یا ویور ہے وہ اب لیگسی میڈیا کو اس طرح نہیں کنزیوم کرا. اس کے پاس وہ ٹویٹر پہ سٹوری آئے گی تو وہ پڑھے گا, وہ اس کو فیس بک پہ دیکھے گا پڑھے گا, اس کو کوئی واٹس ایپ کرے گا تو وہ پڑھے گا. تو وہ جو ایک آئیڈینٹیفیکیشن ہے وہ ہے ریڈرز کی. جیسے آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اس وقت نیو یارک ٹائمز کی جو سبسکرپشن ہے اٹس ون آف دا فیو لیگسی میڈیاز جو ابھی بھی پیسے بنا رہے ہیں, بہت سے تو بند ہو گئے, مگر جو ایک ایوریج بہت سے ریڈرز ہیں انہوں نے جو ایک طریقہ ہے نا آف گیٹنگ ٹو دا نیوز وہ بہت ڈیفیوز ہو گئے ہیں. تو اس کے اندر ایک تو یہ ہے کہ آبویسلی جس نے لمبی سٹوری پڑھنی ہے وہ اس کو جس بھی طریقے سے مل جائے گی وہ پڑھ لیں گے, چاہے وہ نیو یارک ٹائمز کی ہے یا گارڈین کی لانگ ریڈ ہے یا نیو یارکر کا ایک آرٹیکل ہے, وہ چاہے سبسکرپشن نہ بھی ہو. مگر ٹیلی ویژن کا جو ایک پروگرام ہے جو 40 منٹ کا ہے اس کا کیا مستقبل ہے؟ میرا تو یہ سوال ہے کہ وہ جو پرنٹ کی ہے وہ تو کافی حد تک ہم نے ایک دیکھ لی ہے اس کے اندر ڈائیورسٹی. دیکھیں جو فہد نے بہت امپورٹنٹ بات کیا نا پیس کی, اسپیڈ کی, جو ہماری جنریشن آگے آ رہی ہے ان کا ٹائم بہت پیسی ہے, ان کے پاس کرنے کو بہت کچھ ہے. ہمارے ہاں تو جب ہم نے جرنلزم شروع کیا تھا تو ٹائپ رائٹر ہوتے تھے, پھر اس کے بعد کمپیوٹر آئے. یہ تو بہت بات کی بات ہے نا کہ آپ نے اپنے گھر سے بیٹھ کے تو سٹوری لکھتے ہیں اپنے موبائل فون پہ, تو پیس جو ہے نا وہ ہمیں پکڑنی. آپ فیکس کرتی تھی. دیکھیں اور مجھے یاد ہے جب میں نے انٹرنیشنل میڈیا میں تھا تو اس وقت بھی وہ کیا ہوتا تھا, وہ ٹیلی گرام ٹائپ چیز جاتی ہوتی تھی. ٹیلی گرام ویسے آج کل تو بڑی ٹیلیکس جاتی تھی, ٹیلی گرام تو آج کل عمران کا مین ہتھیار بنا ہوا ہے. تو پیس جو ہے نا یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پیس کو پکڑنا ہے. جو ہماری اگلی ریڈرشپ ہے, ویورشپ ہے, جو آئی بالز ہیں ان کی ہم نے مائنڈ سیٹ کو سمجھنا ہے اور ان کو انٹرسٹ اپنی طرف پل کرنا ہے. آپ کو عارفہ پتہ ہے کہ پچھلے چند سالوں میں کون سا میڈیا ہے جو کہ آیا اور آ کے چھا گیا؟ بز فیڈ. What was their strength? اور BBC نے کیسے, and now by the way it's gone bankrupt if I'm not wrong, they've closed down. Obviously ان کی تو ظاہر ہے they couldn't keep up the pace, they couldn't keep up the you know again میں کہتا ہوں کہ اگر یہ ڈیجیٹل میں بھی فات فرض کرنے آتے ہیں ڈیجیٹل میں, اور اگر یہ اپنی نیوز کی کریڈیبلٹی اور لیجیٹیمیسی کو نہیں پرووائڈ کریں گے, جتنا مرضی سیکس اپ کر لیں, جتنا مرضی اس کو اسکینڈلائز کر لیں, یہ لاسٹ نہیں کرے گا. لیکن ہم جو بز فیڈ کے میں مثال دے رہا ہوں کہ انہوں نے ایک آپ کو بتایا کہ ینگر جنریشن کو پکڑنے کا طریقہ کیا ہے, جو اب BBC بھی کر رہے ہیں, جو اور بھی بہت سارے اسٹیبلش ادارے کر رہے ہیں, کہ وہ بہت کیچی ہیڈ لائنز دیتے ہیں ٹو اٹریکٹ, تاکہ ان کو کلک ملے. تو ایک تو پیس کو پکڑنا ضروری ہے. دوسرا آپ جو بات کر رہی ہیں کہ ہمارے ٹی وی پروگرامز کا کیا بنے گا جو شام کو ہم کرتے ہیں, میرا خیال ہے کہ جس طرح کی پولرائز سوسائٹی ہے اس میں ویورشپ ہماری جو ہے وہ ڈیوائیڈ ہو جائے گی. اگر ایک آدمی جو پی ٹی آئی کو دیکھنا چاہتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ اس ٹی وی چینل پہ اینکر جو بیٹھا ہوا ہے یہ پی ٹی آئی کا پراپیگینڈسٹ ہے تو وہ اس کو دیکھے گا, اور ایک چینل پہ وہ کہتا ہے کہ یہ اس کی مخالف پارٹی کا پراپیگینڈسٹ ہے, وہ اس کو دیکھے گا. تو جو اصل جرنلسٹ ہے جو کہ بیلنس کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کی سپیس کم ہوتی جائے گی, مارا جائے گا کیونکہ سوسائٹی پولرائزڈ ہو گئی ہے. تو ادھر میں آئی ایگری کر ود ہم کہ ٹی وی کو اس چیز کو بہت سنبھل کے دیکھنا ہے, اور ٹی وی کو گو بیک ٹو اوریجنل بیسک پرنسپل آف ایتھیکل اینڈ جرنلزم کے جو کوڈ ہے نا اس کو فالو کرنا ہے کہ آپ اپنا بیلنس لوز نہ کریں. Very quickly I have to take a break. Would you like to add something? You have a few seconds. دیکھیے میرے خیال میں ٹیلی ویژن میں جو بیسک پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ ٹیلی ویژن آپ کا ٹائم ڈیمانڈ کرتا ہے کہ آپ میرے اسکیجول پہ چلیں. میرے خیال میں لوگوں کی لائف سٹائلز اب چینج ہو گئی ہیں, تو ٹیلی ویژن کا کانٹینٹ اگر فون پہ ہے تو چلے گا, لیکن اس میڈیم کے سامنے بیٹھ کر دیکھنے والی ہیبٹ ختم ہو رہی ہے. جی ناظرین, یہاں پہ لیں گے ہم ایک چھوٹا سا بریک. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کر رہے ہیں فہد حسین صاحب سے, رانا جواد صاحب سے, اور ہم بات کر رہے ہیں اس وقت میڈیا کے مستقبل کے حوالے سے, اور آبویسلی جو تبدیلی تیزی سے آ رہی ہے اس کے اندر. جی فہد صاحب, اس میں کمرشل ایسپیکٹ بھی بہت ضروری ہے. کم ٹو یو, آئی مین اسپیشلی جب ہم فون کی بات کرتے ہیں, اب یوٹیوب کے ہٹس ہیں, وی آر لوکنگ ایٹ ٹویٹر, فیس بک اور گوگل سے, جو فار ایگزامپل اب ویسٹ کے اندر ایک بہت یہ بات چل رہی ہے, اور وہاں کے ممالک بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اخباروں کو شیئر نہیں ملے گا,
जो फेसबुक और गूगल कमा रहे हैं उनकी स्टोरीज के ऊपर, तो बात नहीं बढ़ेगी। क्या हमें भी इस तरह के फाइनेंशियल और कमर्शियल एस्पेक्ट्स को देखना पड़ेगा? देखिए मेरे ख्याल में जो हमारा ट्रेडिशनल मीडिया है उसका जो फाइनेंशियल मॉडल है उसमें वो बहुत ज़्यादा दबाव के उसमें बहुत ज़्यादा दबाव आ रहा है, और वो दबाव जो है वो नहीं होगा बल्कि बढ़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है जो आपके ऊपर डेमोग्राफिक प्रेशर है, जो नीचे से यंग लॉट आ रहा है वो आपके ट्रेडिशनल मीडिया को कंज्यूम नहीं कर रहा, और जो कंज्यूम करने वाले हैं और उसमें जो पैसे देने वाले हैं, उसको बैंक रोल करने वाले हैं, उनकी एजेस जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं और वो कम होते जा रहे हैं। तो टाइम जो है वो आपके अगेंस्ट है, पहली चीज़। दूसरा मेरे ख्याल में उसमें ये भी देखिए कि ये रेवेन्यू मॉडल जो है ये इसलिए भी मुश्किल होता जा रहा है क्योंकि विद ईच पासिंग डे जो आपके टेक जाइंट्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता इंफॉर्मेशन का जो डोमेन है उसको वो मुकम्मल तौर पर कैप्चर करते जा रहे हैं, और वो इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि वो एआई के जरिए, एल्गोरिथम्स के जरिए वो न्यूज़ को पर्सनलाइज करते जा रहे हैं, और जिस तरह की पर्सनलाइजेशन वो कर रहे हैं वो आपका ट्रेडिशनल मीडिया कर नहीं पा रहा। उसकी बुनियादी वजह यह है कि ट्रेडिशनल मीडिया जो है अभी भी पाकिस्तान में भी और बाहर भी वो अपने ट्रेडिशनल तरीकों से कंटेंट को जनरेट करता है और फिर वो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे डाल रहा है, लेकिन जो टेक जायंट्स आ रहे हैं या जो ऑर्गेनिक डिजिटल ऑर्गेनाइजेशंस आ रही हैं वो कंटेंट प्रोडक्शन बिल्कुल नेटिव डिजिटल स्फीयर के लिए कर रही हैं, वो टेलीविजन या अखबार के लिए नहीं कर रही। इसलिए उस कंटेंट का उस डोमेन में चलना ज्यादा आसान है, जबकि यहां का मुश्किल है। और ऊपर से प्रॉब्लम यह है कि जो लोग कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं ट्रेडिशनल मीडिया में वो उसी तरह के लिए ट्रेंड है, तो उस पूरे के पूरे इदारे को जिसमें 1000 बंदा काम कर रहा है चेंज करना जो है वो नामुमकिन सी बात है। ये जो बिग चैलेंजेस हैं इसकी वजह से मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में ट्रेडिशनल मीडिया जो है उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा, और उसका एहसास मुझे इस टाइम नजर नहीं आ रहा। रान साहब ये तो बिल्कुल मुख्तलिफ बात कर रहे हैं, वो ये कह रही है, तो कह रहे हैं क्रेडिबिलिटी वगैरह कोई मैटर नहीं करती। नहीं, अगर कमर्शियल वायबिलिटी की बात है लेकिन कम करती है। कमर्शियल वायबिलिटी की बात करें तो हमारे यहाँ जो डिजिटल पे प्लेटफॉर्म पे जो आपको मवाद मिलता है वो तो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उसके पीछे जो है ना वो एक कमर्शियल सोच है। बहुत सारे लोग जो इस वक्त पैसे कमा रहे हैं उनका आप देखें वो बाटा स्टोर पे जाके या मतलब कोई ऐसे ब्रांड के स्टोर पे जाके खड़े होकर कर रहे होंगे, पीछे नज़र आ रहा होगा। ये जर्नलिज्म तो नहीं है ना, ये तो एक फन चीज़ है। जो ट्रेडिशनल जर्नलिज्म है हमारा, अगर वो डिजिटलाइज होता है और उसका रेवेन्यू मॉडल क्या बनेगा, उसका रेवेन्यू मॉडल अगेन इसी चीज़ पे बनेगा कि लोगों के अंदर एक जेन्युइन इन्नेट लेजिटिमेट अनडाइंग हंगर है फॉर न्यूज़, और वो न्यूज़ की क्रेडिबिलिटी के साथ सुनना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। अच्छा सॉरी, कैन आई जस्ट इंटरप्ट यू हियर एंड आस्क अ क्वेश्चन कि ये जब हम बार बार कहते हैं कि हम न्यूज़ देखना चाहते हैं, तो मेरा सवाल यहाँ है कि अभी तक पाकिस्तान के अंदर फिर ये मुफ्त में क्यों हम बांट रहे हैं? चाहे आपकी ऑर्गेनाइजेशन हो या मेरी ऑर्गेनाइजेशन हो, फहद साहब की हो, सबकी वेबसाइट फ्री है, फायरवॉल के पीछे नहीं है, टीवी चैनल है वो यूट्यूब पे स्ट्रीम हो रहा है। तो अगर हमें लगता कि ये सचमुच एक वायबल ऑप्शन है तो हम इसको फिर नेटफ्लिक्स की तरह या न्यूयॉर्क टाइम्स की तरह फायरवॉल्स तो लगाते। लंबी बहस हो जाएगी क्योंकि पाकिस्तान के अंदर यूजर्स कितने हैं, पाकिस्तान के अंदर तो फिर दैट मींस कि हमें ये डर है कि शायद सब्सक्रिप्शन के हमें पीपल विल नॉट पे फॉर इट। और भी है कि आप, मेरे ख्याल में हम लोग ऐसा कंटेंट प्रोड्यूस ही नहीं कर रहे जिसको लोग पैसे दे के कंज्यूम करना चाहें। या तो आप उस क्वालिटी का कंटेंट प्रोड्यूस करें जो न्यूयॉर्क टाइम्स करता है, मैं विलिंगली पैसे दे रहा हूं, लेकिन इस वक्त माजरत के साथ जो हमारे प्रिंट में या टेलीविजन में जो कंटेंट हो रहा है मैं तो पैसे देने को तैयार नहीं हूं, वो तो बिल्कुल ही मुफ्त किस्म की चीजें हो रही हैं। तो आई थिंक क्वालिटी ऑफ जर्नलिज्म का आपको जो मेजर है वो इधर ही मिल जाता है। बिल्कुल, ये बुनियाद है। कमर्शियल वायबिलिटी इस बात पे आगे चलेगी कि हाउ गुड इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग अट्रैक्टिव न्यूज यू कैन print or you can produce. That is commercial viability. But content तो has seen a decline in Pakistan. मेरे ख्याल में मतलब कि 2002 में जब चैनल्स आए थे और अखबारात भी जो थे उनकी क्वालिटी थी, वी कैन डिबेट कि कितनी थी, जगह पे आ रही है बात। नहीं बट वी हैव हमें ये बात माननी पड़ेगी एज जर्नलिस्ट। हम नहीं कहेंगे तो कौन कहेगा? मेरे ख्याल में 2002 में अखबारों की भी क्वालिटी बेहतर थी और न्यूज़ की थी, चैनल्स की थी। मैं अभी भी मुझे वो याद है और मैं याद रखती हूँ कि आपके चैनल के ऊपर हिना बयात एक शो करती थी सोशल इश्यूज़ पे। इट्स बीन सो मेनी ईयर्स, मुझे वो अभी भी शो याद है बिकॉज पहली दफ़े मैंने टेलीविज़न चैनल एक उर्दू ज़ुबान के अंदर इंसेस्ट और इस तरह के इश्यूज़ को किसी को डिस्कस करते देखा था। आई स्टिल रिमेंबर। पाकिस्तान एक ऐसी रियासत है जिसके अंदर रियासत और माशरे के अंदर एक जंग है, और रियासत इस माशरे को कंट्रोल करना चाहती है बाई कंट्रोलिंग द नैरेटिव।
اور ریاست سے میری مراد وہ ادارے اور وہ لوگ ہیں جو کہ اسٹیک ہولڈر ہیں پاور کے. جب وہ نیریٹو کو کنٹرول کرتے ہیں اور وہ میڈیا کو سپریس کرتے ہیں تو جو آپ بات کر رہی ہیں کہ کوالٹی کمپرومائز ہوتی ہے اس کے اندر. نیریٹو کنٹرول جو ہے نا پاکستان کے اندر, مطلب کہ ٹھیک ہے وہ ذاتی ریاست کرتی ہے, شاید دنیا میں اتنا زیادہ جنگ, اتنا زیادہ پریشر نیریٹو کنٹرول کا نہ ہو جتنا پاکستان میں ہے. یہ میں نے لرن کیا ایز اے جرنلسٹ. انٹرنیشنل میڈیا میں بھی رہا ہوں, وہاں پہ میں نے یہ پریشر نہیں اٹھائے ہیں, لیکن یہاں پہ یہ بہت بڑا پریشر. دیکھیں آئی تھنک میرے خیال میں پرائمری ریزن ہے, لیکن اس کے علاوہ ایک اور بہت بڑا ریزن ہے وہ کہ ہماری گروتھ کیوں نہیں کوالٹی کی. وہ یہ کہ جو ریکوائرمنٹس تھیں پچھلے 10-15 سال میں ٹیلی ویژن کی اور ساتھ ہی اس کی وجہ سے اخبارات میں بھی, وہ ریکوائرمنٹس چینج ہو گئی فرام کوالٹی ٹو سم تھنگ ایلس کہ آپ نے آئی بالس دینی ہے. بٹ صرف آئی بالس کا ایشو بنی ہے, کیونکہ آئی بالس کا تو باقی مارکیٹس میں بھی ہیں. یہاں پہ جو نیکسس بنا ہے جو میڈیا مالکان ہیں اور جو سیاسی اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کا, اس بگ منی, بگ ایجنڈا, بگ پولیٹیکل جو یہ ایک مولوٹوو کاکٹیل بنا ہے, اس کی وجہ سے جو رہی صحیح سٹرکچرز تھے کوالٹی آف جرنلزم کے, وہ بھی کولیپس کرنا شروع ہو گئے. اور جب وہ کولیپس کرتے ہیں تو اس کا جو وکٹم ہے وہ سب سے پہلے آپ کا کوالٹی آف کانٹینٹ ہوتا ہے. اور ایسے ایسے لوگوں کو لائسنس دیے گئے جن کا میڈیا سے کوئی تعلق نہیں تھا, جو اپنے پرائیویٹ بزنسز کو انسولیٹ کرنا چاہتے تھے کسی بھی پرسیکیوشن یا پروسیکیوشن سے, یا اپنا انفلوئنس بڑھانا چاہتے تھے, اپنے آپ کو وہ پلیس کرنا چاہتے تھے. اس طرح آپ نے بندر بانٹ کی ہے. اس کے نتیجے میں آپ کا میڈیا ایک ایسی شکل میں ابھرا ہے جس میں ہم تینوں پرانے صحافی بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری بڑے اچھے دن ہوتے تھے, بڑے اچھے دن ہوتے تھے جب ہم جوان تھے, بڑے اچھے جب ہم خبر دیتے تھے تو امپیکٹ فل ہوتی تھی خبر. اب تو وہ بات اس لیے ٹوٹ گئی ہے کہ جب آپ ایک سوسائٹی, ایک معاشرہ ریاست سے کیسے لڑ سکتا ہے؟ اگر ریاست آپ کو ریڈیکلائز کرنا چاہتی ہے, یہ نیریٹو ہے اس کا, تو کیا کریں گے آپ؟ اگر ریاست آپ کو ڈی ریڈیکلائز کرنا چاہتی ہے اور اس میں کچھ ریڈیکلائزیشن رکھنا چاہتی ہے تو آپ کیا کریں گے؟ اور کس کے ذریعے کرتے ہیں؟ وہ آپ کی ٹیکسٹ بک کے ذریعے کرتے ہیں اور میڈیا کے ذریعے کرتے ہیں. تو وہ کنٹرول میڈیا کے اوپر جو لینے کی جنگ ہے, اس کے اندر آپ کی کمرشل وائبلٹی بھی متاثر ہوتی ہے. اور جو فہد پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کہ اس میں آپ کی یہ گڈمڈ ہو جاتی ہے ایڈیٹوریل انڈیپینڈنس, اور آپ کا جو آنر ہے وہ بن جاتا ہے ایڈیٹوریل کسٹوڈین, جو کہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا. بہت بہت شکریہ, آپ دونوں نے ہمارے لیے وقت نکالا. وی ہیڈ اے گریٹ ڈسکشن. ناظرین, آئی ہوپ آپ نے بھی اتنا ہی انجوائے کیا جتنا میں نے. ویل بی بیک ٹمارو. اینکر کے خلاف بات نہ چلانا, کوئی اینکر کے خلاف میں نے بات کی وہ نہ چلانا. اینکر کے تو آپ نے نام ہی نہیں لیا کسی کو. مجھے کچھ کہنا ہے تو کہہ دے, میں بیٹھی ہوں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دا سیم ٹائم. ہر پیر سے جمعے اپنا پسندیدہ شو نیوز وائز یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے ڈان نیوز کے آفیشیل چینل پر آئیں اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں, بیل آئیکن کو پریس کریں.